नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 36 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हल करेंगे और यह हमारा सामान्य विज्ञान का पार्ट नंबर 3 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, MPSI, रेलवे परीक्षा और SSC की सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका आपको बताना है कि कौन सी होगी। पहला ऑप्शन है स्नायु कोशिका, बी है मांसपेशी कोशिका, सी है यकृत कोशिका, डी है वक्र कोशिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका जो है वो स्नायु कोशिका है। विकल्प ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? कूलम्ब नियम, बी है ओम का नियम, सी है न्यूटन का नियम, डी है फेराडे का नियम। तो विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो साथियों, विद्युत अपघटन में जो नियम लागू होता है वो फेराडे का नियम लागू होता है। हमारे दूसरे प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? आवेश की है, करंट का इकाई है, ऊर्जा की है या फिर पावर की है? तो साथियों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो यह ऊर्जा की इकाई है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। पृष्ठ तनाव की विमा क्या है? या आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र जो होता है वो MLT-2 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर शून्य होगा? तो प्रश्न क्या कह रहा है? एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का जो आवर्तकाल होगा तो वह क्या होगा? घट जाएगा। तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न क्रमांक 6 में हमें दे रखा है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 46%, बी है 5%, सी है 20%, डी विकल्प है 10%। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 46% होती है। सही आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 70 होती है, 78 होती है या फिर 38 होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न क्रमांक 8 है, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। पारे का प्रतिरोध शून्य किस ताप पर होता है? तो पारे का प्रतिरोध शून्य 4 केल्विन पर होता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। मेथेनॉल को कहते हैं, मेथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो मेथेनॉल को वुड एल्कोहल कहा जाता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 10, साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई होनी चाहिए। साधारण लोलक के समय को क्या करना है, दोगुना करना है, तो धागे की लंबाई कितनी होना चाहिए? आधी होना चाहिए, 2 गुनी होनी चाहिए, 4 गुनी होनी चाहिए, या फिर 6 गुनी होनी चाहिए। तो साथियों, साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई 4 गुना होनी चाहिए। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड, 0.3 मीटर प्रति सेकेंड, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड, डी है 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 0.6 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, मानक दाब है। मानक दाब क्या होगा? पारे का 760 सेंटीमीटर, बी विकल्प है पारे का 760 मिलीमीटर, वायुमंडलीय दाब, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से मानक दाब जो होगा वो पारे का 760 मिलीमीटर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, बी विकल्प है तरंग दैर्घ्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में क्या पूछा है? जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? उसकी तरंग दैर्घ्य घटती है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। प्रश्न संख्या 14, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? विटामिन ए का है, विटामिन बी का है, विटामिन सी का है, या फिर विटामिन डी का है? तो साथियों याद रखिए, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसलिए प्रश्न संख्या 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विटामिन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? पहला विकल्प है अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, बी है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, सी है स्थिर तरंगों के रूप में, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो साथियों ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है या गमन करती है। इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है? डॉक्टरों के द्वारा, बी है इंजीनियरों के द्वारा, सी है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, और ऑप्शन डी दे रखा है समुद्री यात्रियों के द्वारा। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, सोनार मुख्यतः उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? समुद्री यात्रियों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए आप बता सकते हैं कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? हीलियम है, यूरेनियम है, हाइड्रोजन है, या फिर अल्फा कण है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन जो है वो हीलियम है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18, शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, गुर्दा है, पेट है, या फिर अग्नाशय है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शरीर की दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो अग्नाशय ग्रंथि है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ रहेगा। अगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो यकृत बताना है, और दूसरी अगर पूछा जाए तो अग्नाशय बताना है। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19,
प्रश्न संख्या 19 दे रखा है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? 4 मांसपेशियों से, 6 मांसपेशियों से, 8 मांसपेशियों से या फिर 10 मांसपेशियों से? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नेत्र गोलक 6 मांसपेशियों द्वारा चालित होता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में हमें दे रखा है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, बी है क्लोरीन, सी है ऑक्सीजन, डी है गंधक। तो बताइए सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन ए में दे रखा है, अर्थात ऑप्शन ए प्रश्न संख्या 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? हमें बताना है ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है। पहला विकल्प है इलेक्ट्रॉनों का लाभ, बी है प्रोटॉनों का लाभ, सी है प्रोटॉनों की हानि, डी है इलेक्ट्रॉनों की हानि। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, अर्थात ऑप्शन डी जो रहेगा वो हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ने से पहले वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा होगा, खट्टा होगा, तीखा होगा या फिर नमकीन होगा? तो आप सभी को पता है कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है, तीव्रता की है, समय की है या फिर वेग की इकाई है? तो साथियों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 24, 1 जूल बराबर है, 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 की ओर, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, कब नहीं होगा? पृथ्वी के केंद्र पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार शून्य होगा। स्वतंत्र गिरने के दौरान पिंड का भार शून्य नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न क्रमांक 26 दे रखा है, वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? अर्थात आपको बताना है कि बारिश की जो बूंद होती है उसके गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है, वायु घर्षण के कारण गोल होती है, श्यानता के कारण या फिर व्यतिकरण के कारण? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? तो इसका करेक्ट आंसर पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न में हमको बोला है जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है, अर्थात ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 28, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? पीवीसी की होती है, सिलिकॉन की होती है, टेफलॉन की या फिर ग्रेफाइट की? तो आपने देखा होगा कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है?
तो टेफ्लॉन की परत होती है, अर्थात सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न क्रमांक 30 में हमें बताना है कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है, उस धातु का नाम क्या होगा? चांदी होगा, सोना, तांबा या फिर पारा। तो इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोना जो है वो ऐसी धातु है जिस पर नाइट्रिक अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो गहने होते हैं वो काफी समय तक खराब या उनके ऊपर जो पॉलिश होती है वो फीकी नहीं पड़ती है, अर्थात ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31। निम्न में से किसे भारी जल कहा जाता है? आपको यहाँ बताना है कि भारी जल किसे कहा जाता है, बर्फ को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, आसुत जल को, या इनमें से कोई नहीं। तो भारी जल कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल का अगर सूत्र पूछा जाए तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? भारी जल का सूत्र याद रखिएगा, D2O जो होता है यह भारी जल का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, या ऑप्शन डी दे रखा है नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो लाफिंग गैस है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाफिंग गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा है, बेकिंग सोडा, सोडा ऐश या पोटाश। तो साथियों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम जो है वो कास्टिक सोडा है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34। निम्न में किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? हमको बताना है कि किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन दे रखा है इस्पात, बी है वायु, सी है निर्वात, डी है पानी। तो इनमें से किसमें ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? तो ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है। निर्वात अर्थात जहां पर वायु नहीं होती है उसको निर्वात कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न संख्या 34 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है, किस नियम के द्वारा की जाती है? तो ग्रहों की परिक्रमा की गणना डॉपलर प्रभाव द्वारा की जाती है। इस प्रश्न संख्या 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ रहेगा। और साथियों अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न संख्या 36। मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? हमें बताना है कि मानव शरीर में जो धमनियां होती है उसका कार्य क्या है। तो धमनियों का कार्य क्या होता है? पहला विकल्प यहाँ दे रखा है रक्त को हृदय तक पहुंचाना, बी दे रखा है फेफड़ों को जोड़ना, सी है हृदय से रक्त को लाना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मानव शरीर में धमनियों का जो कार्य होता है वो होता है हृदय से रक्त को लाना। ऑप्शन सी हमारे इस आखिरी प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान के अंतर्गत तीसरे भाग में 36 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर किया। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो को इतना यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।